हेलो गाइस, वेलकम आपका मेरे चैनल में। नेम्ड एज द डॉक्टर राहुल चौहान अगेन विथ आफ्टर सो मैनी डेज। काफी थोड़ा बिजी चल रहा था शेड्यूल, तो इस वजह से आज टाइम मिला है। 8-10 दिन हो गए हम शायद लास्ट वीडियो को, तो अभी टाइम मिला है। तो एक बड़ी हॉट और बर्निंग टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ। जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है? हार्ट अटैक्स इन द यंग पॉपुलेशन, यंग अडल्ट। तो बड़ा ही कॉमन, बड़ा ही बर्निंग, बड़ा ही हॉट टॉपिक है कि आजकल हमें सबको बड़ी कोई ना कोई न्यूज देखने को मिल रही है कि 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, अभी रिसेंटली तो हमें साउथ की तरफ से एक न्यूज मिली थी कि 26 और 25 एज का था लड़का, और उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ और डेथ हो गई है ऑन स्पॉट या हॉस्पिटल में, जो भी है। तो ये बड़ा ही इशू क्रिएट कर दिया है इसने, है ना, हमारी पूरी इंडिया के अंदर, इवन इन द वर्ल्ड, के बड़ी यंग एज में और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। क्या इशू हो रहा है? कुछ नहीं, कोई इतना क्लियरली कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो सबको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे करने से ऐसा होगा। लेकिन फिर भी जो हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें अभी इतनी इंफॉर्मेशन या इतनी अवेयरनेस नहीं हुई है कि इसके कारण क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये बड़ा ही सिंप्लीफाई वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो हमारी जनरल व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ में आए और वो इस चीज से बच सकें या फिर इस चीज के बारे में नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक हम किस चीज को बोल रहे हैं, या कार्डियक फेलियर किस चीज को बोल रहे हैं। तो ये तो आजकल सभी जानता है कि हम कोई बोलता है कि हार्ट अटैक आ गया है तो क्या है, क्या है मतलब जो भी हमारे बॉडी की, जो हमारे ब्लड को पंप करता है, जो उसकी मोटर है, वो हमारी हार्ट है। और इन केस उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उस वजह से हमारे ब्लड पंप नहीं हो पाता, हमारा जो ऑक्सीजन है टिश्यूज तक पहुंच नहीं पाता, हमारा सर्कुलेशन रुकता, और एट द फाइनल उसका क्या है कि डेथ हो जाती है। तो ये बड़ा ही कॉमन हो गया आजकल। क्यों कॉमन हो गया, क्या है, जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक अरेस्ट और फेलियर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जब भी हम बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आ गया, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मतलब एकदम से, रीजन बाय द वे कुछ भी हो, लेकिन एकदम से हार्ट रुक गया है और उसने काम करना बंद कर दिया है। हमारे पास कुछ ही मिनटों का टाइम हमें नहीं मिल पाया है उसको बचाने का, या क्या करें क्या ना करें। अगर बंदा हॉस्पिटल में है तो हो सकता है रिवाइव होने के चांसेस थोड़े हमारे ज्यादा हो जाते हैं। घर पे बंदा क्या करे कि सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया। एक होती है बात फेलियर के, कार्डियक फेलियर मतलब धीरे 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 कुछ ऐसी डिजीज हुई है कि जिस वजह से हार्ट ने काम करना स्लो 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 कर दिया, और फाइनली उसको हम बोलेंगे कि कार्डियक फेलियर हो गया। तो जो आज हम बात कर रहे हैं इन यंग पॉपुलेशन में, अडल्ट्स में, कि इतनी कम एज में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, रीजंस क्या क्या हैं। तो रीजन सबसे पहला है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जी आजकल बड़ा ही कॉमन बात सबके मुंह पर जो रहती है कि इसका तो जेनेटिक मेकअप ऐसा है, इसके जीन्स ऐसे हैं, जीन्स में इसके ऐसे थे, इसलिए इसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी टाइप इसका ऐसा है, जिस वजह से ये डिजीज हो रही है। बड़ा ही हम सेलुलर लेवल पे, और बिल्कुल मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल एट द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के हम बारे में बात करते हैं, सेल्स के बारे में बात करते हैं, मोलिकुलर पैथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी फैमिलीज में कोई, ऑब्वियसली दी मदर फादर और ब्रदर सिस्टर, किसी में भी हमारे जो फर्स्ट रिलेटेड ब्लड रिलेशंस हैं, तो उनमें अगर ये हिस्ट्री है तो चांसेस हैं कि हमें भी ये चीज हो सकती है। उसको हम बोलेंगे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फैमिली हिस्ट्री। तो जिनकी भी फैमिलीज में ऐसा कुछ है वो जरूर इन्वेस्टिगेट कराएं, अपने सारे टेस्ट कराएं। इवन दो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, सारे काम अच्छे से हो पा रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने रेगुलर चेकअप कराना है, ताकि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको मतलब मदर फादर में, दादा दादी में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, नाना नानी में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं, तो वो रेगुलर चेकअप कराएं। दूसरा आता है इरेगुलर एंड द बैड डाइट। तो इसमें क्या है कि आजकल जो हमारी डाइट्स हैं, जैसे कि मैं इतने सेवरल्स ऑफ वीडियोस में अपने बता चुका हूँ कि हमारी जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, आजकल का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड हम कंज्यूम करते हैं आजकल बड़ा, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है वो 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है। तो हमें कोशिश करनी है हम अपनी डाइट को जितना ज्यादा बेहतर बना सकें। बाहर का ऑयली फ्राइड,
बर्गर पिज्जा जितना ज्यादा कम हो सके उतना ज्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी आप जीरो कर दो आज से ही, नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा कम करें, बिल्कुल होगा। जो फाइनल उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसको हम जरूर हमारे एक पूरी हमारी जो यूनिटी है, हमारा इंडिया है, हमारा वर्ल्ड है, अगर सबके अंदर ये अवेयरनेस आएगी, जरूर एक ना दिन एक दिन होगा कि हमारी जो डाइट्स हैं वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो थर्ड पॉइंट आता है स्लीप। अगर गुड स्लीप नहीं है, जो कि सभी आजकल बड़ा कॉमन है कि 6 से 7 घंटे की हमें स्लीप लेनी है, अगर वो नहीं ले पा रहा है कोई, तो जो उसकी हीलिंग प्रोसेस है बॉडी की वो सोने के दौरान होती है। सब लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस, नॉर्मल रिलैक्सेशन, सारी मशीनरी जो हमारी रिफ्रेश होती है वो सोने के टाइम पे होती है। तो सोने रेस्ट करना और सोना बहुत जरूरी है, 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड योर वर्क लाइफ स्टाइल। लेकिन 6 से 7 घंटा तो बड़ा कॉमन है कि इतना तो हमें करना ही है। अगर कोई सो ही रात के 1 बजे रहा है, सुबह 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही, 5 घंटे की नींद ले रहा है, 5.5 घंटे की नींद ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसके फाइनल बैड इफेक्ट्स ही आने हैं। और उनमें वन ऑफ द मेन बैड इफेक्ट है हार्ट रिलेटेड इश्यूज का। तो हमें स्लीप को अपनी प्रॉपर करना ही पड़ेगा। फॉर द स्ट्रेस, बड़ा ही कॉमन भी है। एक तो मेरे सारे वर्ड्स बड़े ही कॉमन, बड़े मेरे आप हमेशा सुनेंगे मेरे मुंह से कि बड़ा ही कॉमन है, जनरल टॉपिक है, लेकिन क्या करें आजकल जो फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके वर्ड्स ही ऐसे हैं कि ये बड़े कॉमन है। अब जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक वीडियो ही बनाई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है कि बॉडी के अंदर कुछ भी डिजीज होने का, कुछ भी बीमारी, कुछ भी होने का सबसे बड़ा कारण आज के टाइम पे स्ट्रेस है, वन ऑफ द मेन रीजन। तो स्ट्रेस की वीडियो आप देखें जाके। थर्ड फिफ्थ पॉइंट आता है नो फिजिकल एक्टिविटी। आजकल देखने को मिल रहा है जितनी भी यंग पॉपुलेशन है उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो ही हो गई है। पूरा दिन बैठे रहना, लेटे रहना, फोन चलाना, स्क्रीन टाइम, इतना स्क्रीन टाइम चेक करते हैं पता चलता है 10-10 घंटे, 24 घंटे में से 10-10, 12-12 घंटे का स्क्रीन टाइम है। तो एट द एंड वो कर क्या रहा है, हमें फिजिकल एक्टिविटीज को हमारे डिक्रीज कर रहा है। हमारे पास सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन इतनी है, जो पीयर प्रेशर पहले होता था कि फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर है, वो पीयर प्रेशर, अभी पीयर प्रेशर क्या है, अभी पीयर प्रेशर है सोशल मीडिया का प्रेशर। हमारे पास इतनी वीडियोस हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे अवेलेबल कि हमारा स्क्रीन टाइम इतना लंबा जा रहा है। हम उसको देखते हैं, सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन उससे पहले ही दूसरी रील हमारे सामने आ जाती है, दूसरी वीडियो हमारे सामने आ जाती है कि हम जो पहली वीडियो का हमने कंक्लूजन निकाला, उसका रिजल्ट जो निकाला, इंफॉर्मेशन का रिजल्ट जो निकाला, वो उसको हम इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं पाते। उससे पहले हमारे पास दूसरी एक नॉलेज की, ज्ञान की वीडियो हमारे सामने होती है और हम उसी में सारा दिन निकालते रहते हैं, डे बाय डे। पूरा हफ्ता ऐसे निकलता, पूरा महीना ऐसे निकलता, फिर पता चलता पूरा साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही निकल गए सिर्फ फोन के देखते देखते, रील्स देखते देखते। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो रील्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, अच्छी बात है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए। बेवजह की इतना एंटरटेनमेंट की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है कि हम 12 घंटे सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहे हैं। आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस जरूर देखें, और अगर उसको देख रहे हैं पहले उसको अपने डे रूटीन में इम्प्लीमेंट कीजिए। तब जाके 4-5 वीडियो आपने देखी, उससे नॉलेज गेन करी, इम्प्लीमेंट किया, फिर दूसरी वीडियोस को देखे कि हाँ अब हमें ये भी इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ ये इससे काम नहीं चलेगा कि हमने वीडियो देखी और इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर एक थॉट बना लिया हमें इस चीज का भी ज्ञान है, हमें इस चीज का भी ज्ञान है, हम इस बात पे भी बोल सकते हैं, इस बात पे भी आंसर कर सकते हैं, उस चीज का अल्टीमेटली आपके फिजिकल बॉडी पे, फिजिकल हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। सिर्फ आप बैठे बैठे अपने ख्यालों में खोए रहेंगे, मेरे को इस चीज की भी नॉलेज है, ये गलत है, ये सही है, लेकिन ये गलत सही डिसाइड कौन करेगा? सिर्फ आप सोच के अंदर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको अपनी डेली रूटीन में वो फॉलो करनी होगी। आपको आपके सामने वाले बंदे बताएंगे यस यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। ओके, तो अब बात आती है शॉर्ट टाइम मोर वर्क। आजकल जैसे मैंने बताया कि, सॉरी, मैंने बताया जैसे आपकी शॉर्ट टाइम मोर वर्क का एक चल गया है कि पहले हम निकाल देते हैं 6 महीने 7 महीने ऐसे ही बात मार के, स्क्रीन देख के, सोशल मीडिया पे अपना टाइम निकाल के, मूवीज देख के सारा टाइम हमने निकाल के, फिर हमारे पास बचे हैं 2 महीने 3 महीने, उसमें अब हमने सारा काम करना है कि मेरी तो टाइम बाउंडेशन थी, मेरे को अक्टूबर तक ये काम करके देना था, अक्टूबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मुझे 1 महीने में पूरे साल का काम 1 महीने में करके देना है। तो वो है शॉर्ट टाइम मोर वर्क का शेड्यूल,
ये आजकल के टाइम में इतना कॉमन हो चुका है। किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसका एक फिक्स है कि मेरे को 2 महीने में मेरी बॉडी बना के दो, 3 महीने में मेरी बॉडी बना के दो। तो उसमें फिर बंदा क्या करता है, शॉर्टकट्स अपनाता है। काम को, या तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर आप काम अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाएगा कि आपको 10-10, 12-12, 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा। उस चीज की टेंशन होगी, एंजाइटी होगी कि काम पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो शॉर्ट टारगेट अपने बिल्कुल ना रखें कि मेरे को 15, अच्छी बात है कुछ चीजों में, अच्छी बात है, देखो मैं एक ब्रॉड टर्म की बात कर रहा हूँ। कुछ चीजों में अच्छी बात है कि मेरे को ये मेरा काम है, ये मेरे को इस हफ्ते में कंप्लीट करके नेक्स्ट काम मेरे को अगले हफ्ते में स्टार्ट करना है। अगर आपकी एक रेगुलरिटी है, अगर आप 6 महीने वेस्ट करके और 15 दिन का फिर लास्ट में टारगेट लेके चलते हैं कि अब मेरे को 15 दिन में ये सारा काम करना है, तो वो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। आपकी बॉडी पे सिर्फ बैड इफेक्ट्स आने वाले हैं, आपको लेजी बनाएगा, आपको अनहेल्दी बनाएगा, आपके हार्ट को अनहेल्दी बनाएगा, आपके ब्रेन को अनहेल्दी बनाएगा। तो ये बड़े ही 6 कॉमन रीजंस है मोस्ट ऑफ द डिजीजेस के। और यंग पीपल में हार्ट अटैक आने के रीजंस भी यही है: जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इरेगुलर एंड बैड डाइट्स, sleep less and irregular, stress, no physical activity and short time, more work formulas और कल्चर। ओके, अब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात करते हैं कि अगर हम एक सर्टेन एज के बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई 50 के बाद किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, 60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, जो कि हमें पहले देखने को मिलता है। ऑल तो ये भी रीजन है कि पहले इतनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज नहीं थी, तो हम डायग्नोज नहीं हो पाता था कि यंग एज में हार्ट अटैक है या नहीं है। फिर भी इतनी डायग्नोसिस उस टाइम पे भी अवेलेबल थी कि अगर किसी को 30 की उम्र में, 35 की उम्र में दिक्कत हो रही है तो उसको 100 में से 2 लोगों को तो डायग्नोस किया जाए। लेकिन उस टाइम पे इतने रीजंस नहीं थे, क्योंकि हमारा को बड़ा कॉमन मानना है कि मैं अभी तो 30 की उम्र है, 35 की उम्र है, 40 की उम्र है, मेरे को अभी कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइलेंट हार्ट अटैक्स आजकल बड़े ही कॉमन है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको 60 की उम्र के बाद ही ये सब दिक्कतें स्टार्ट होने वाली हैं। तो एक हमको अब इसमें डिफरेंस हम देखते हैं कि अगर हम एक एज की बात करते हैं, सपोज टू बी 60 के बाद की एज की बात करते हैं, तो उसमें चांसेस होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इतना गंदी डाइट्स हमारी हो गई है, हमने इतना फैट कंज्यूम कर लिया है कि उस उम्र तक एक कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होना बड़ा ही कॉमन है। कि और उस टाइम पे जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जम गया, उनमें वो सुकड़ गई है अंदर से फैट जम के। मैं बड़ी कॉमन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। फैट या कोलेस्ट्रॉल जम के वो सुकड़ गई है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है। वो कॉम एक मैं ओल्ड एज में कह सकता हूँ कि बड़ा कॉमन है, ठीक है। लेकिन यंग एज में तो ऐसी कोई प्रीडिस्पोजिशन नहीं है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना इंक्रीज हो जाए या हमारे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाए आर्टरीज के अंदर, या हार्ट मसल्स इतनी कमजोर हो जाए इस एज में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि जेनेटिकली कुछ इश्यूज हैं उसकी बॉडी के अंदर, ऑलरेडी कुछ जीन्स ऐसे हैं जो एक सर्टेन एनवायरनमेंट मिलने के बाद अकर हो गई है डिजीज। लेकिन अगर कोई नॉर्मल है जिसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी नहीं है, और चांसेस हाईली कम है कि 30 की उम्र में, 35 की उम्र में कि उसको कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा होगा, ये सब क्योंकि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज इस एज में रहती है, बंदा एक्टिव भी होता है, और इतने चांसेस भी नहीं होते इतनी एज में कि ये सब चीजें हो। तो फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत तब आती है जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्लीप कम लेते हैं, और साथ के साथ अब बड़ा ही कॉमन कि ज्यादा जिम जाने की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि ज्यादा जिम जाने की वजह से हार्ट अटैक आ रहे हैं? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया, शॉर्ट टर्म मोर वर्क जो कल्चर चल गया है, जिम में लोग जाते हैं कि 3 महीने में मेरे को बॉडी बनानी है, मेरे को स्टेरॉइड्स की साइकिल चलाओ, मेरे को ये सब, मैं ये सब मिनरल्स वगैरह जो भी हमारे सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है वो सब मैं 3 महीने में दिन में 4-4, 5-5 बार लूंगा, मैं इंजेक्टेबल्स लूंगा और अपनी बॉडी बनाऊंगा। उसकी वजह से हार्ट की मसल्स के ऊपर, हार्ट की आर्टरीज के ऊपर इफेक्ट आता है। तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ हाईली चांसेस हैं ये जिम कर रहा था। ये सब तो जिम करने की वजह से नहीं, जो वो सप्लीमेंट ले रहा था उस वजह से हाईली चांसेस हैं कि उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। या फिर वो इतनी ज्यादा स्ट्रीनस एक्सरसाइज कर रहे हैं कि दिन में 8-8 घंटे वो ट्रेन ही कर रहे हैं विदाउट एनी सर्टिफाइड ट्रेनर्स, कि हमने खुद यूट्यूब पे ज्ञान ले लिया, अब हम 8 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, बाकी हम मौज मस्ती ये उल्टा सीधा खा रहे हैं, बेकार डाइट ले रहे हैं। तो हाईली चांसेस है। क्यों चांसेस है? हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हो सकता है उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो और हार्ट की मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाए, और अल्टीमेटली
हार्ट का जो काम है ब्लड को पंप करना वो डिक्रीज होगा। हार्ट की मसल्स मोटी हो गई हैं लेकिन जो अंदर के चैम्बर्स हैं वो सिकुड़ जाएंगे। हार्ट मसल वो उसपे जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन आता है उसको पंप करने के लिए, कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, हार्ट को प्रेस करने के लिए, हो सकता है मोटी मसल्स में वो अच्छे से एक्ट ना कर पाए। वो रीजन है हजार में से एक, कि कोई हजार में से एक बंदा इतनी एक्सरसाइज, इतनी चीजें कर रहा है, इतने सप्लीमेंट ले रहा है, उस वजह से इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं किसी कॉमन बंदे की बात करता हूँ जो कॉमन, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल एक्सरसाइज करता है, 1 घंटा डेली वर्कआउट करता है, नॉर्मल डाइट लेता है, अच्छी डाइट लेता है, अपना फिजिकल एक्टिविटीज उसकी ज्यादा है, ज्यादा चलता है, घूमता है, फिरता है, भागता है, रनिंग करता है, तो डेट्स ओके। उसमें हाई फिर चांसेस कम होंगे हार्ट अटैक आने के, क्योंकि उसका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, वो फिजिकली फिट रहेगा, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। एक वर्सेस है जो 8 घंटे ट्रेनिंग कर रहा है, सप्लीमेंट ले रहा है, इंजेक्शन स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहा है, तो उसमें चांसेस है उसके हार्ट पे बैड इफेक्ट्स आएंगे, इस वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि अगर हम जिम जाएंगे तो हमें हार्ट अटैक आएगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशनरी आप ये कर सकते हैं, आप अपना एक बार फुल बॉडी चेकअप कराएं, उसमें ईसीजी कराएं, 2D इको आप करा सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट की आप सलाह ले सकते हैं, नॉर्मल फिजिशियन की आप सलाह ले सकते हैं, अपने सारी ब्लड टेस्ट साल में एक बार करा सकते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि मेरा हार्ट हेल्दी है, मेरी बॉडी हेल्दी है, मेरा ब्लड फंक्शन सारे टेस्ट हेल्दी है, तो मैं अब नॉर्मल अपने डे टू डे रूटीन फॉलो करूंगा, तो डेट्स ओके। पर उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे सो के काम चला सकता हूँ, या मैं 20 घंटे सो लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिलूंगा नहीं, सिर्फ मूवी देखूंगा, स्क्रीन टाइम अपना 12 घंटे रखूंगा, तो मेरे, क्योंकि मेरे तो ब्लड टेस्ट हेल्दी हैं। आप हो सकता है 6 महीने के बाद कराएंगे वो ब्लड टेस्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाए, क्योंकि आपने 6 महीने इतनी बैड हैबिट्स अपना ली है कि वो सारे ब्लड फंक्शन टेस्ट 6 महीने में आपके अपोजिट हो गए हैं। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं, और आपको समझ में आ गया होगा कि यंग्स में क्या कारण है और एज ओल्ड में क्या कारण है, जिम करने से होता है या नहीं होता है, या किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट इट। सपोज टू भी कोई नॉर्मल पॉपुलेशन है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अब मैं क्या करूं, जिम जाऊं या ना जाऊं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो अब हम साइड में उस टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स इन द यंग पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आता है इसमें नो स्ट्रेस। वी हैव टू मैनेज अवर स्ट्रेस विद प्रॉपर नॉलेज एंड करेज। सबसे पहले तो करेज चाहिए। नॉलेज आप कितनी भी गेन कर लो, आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस देख लो, सॉरी टीचर से मिल लो, काउंसलर से मिल लो, लेकिन जब तक आपके अंदर करेज नहीं होगा कि हाँ मेरे को हेल्दी रहना है, मेरे को, मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखता हूँ, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकता हूँ, मैं एक सर्टेन अपनी करियर में अचीवमेंट कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को इंक्रीज कर सकता हूँ, फैमिली का ध्यान रख सकता हूँ, तो उसके लिए सेल्फ करेज बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर मैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं टोबैको कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो मुझे वो ड्रॉप आउट करनी पड़ेंगी वो चीजें, क्योंकि मैं सेल्फ अवेयर्ड हूँ, मेरे को सेल्फ करेज है कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए, इन चीजों की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो नहीं चाहिए, या अनसर्टेनली कोई स्ट्रेस आ गया किसी भी रीजन की वजह से, मुझे उसे कैसे टैकल करना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। तो हमारी लाइफ में जितना ज्यादा कम स्ट्रेस होगा उतने ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे। आजकल ये बात बड़ी बात की रह गई है कि आप 2 घंटे वर्कआउट करके आए, पूरा दिन टेंशन में रहे, बैठे रहे, सोचते रहे, कुछ भी करते रहे, तो 2 घंटे वर्कआउट का कुछ भी फायदा नहीं होगा जब तक आपका पीस नहीं होगी आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, उसमें आपको पता लगेगा। तो सबसे पहला है हमारा नो स्ट्रेस। तो नो स्ट्रेस हम अपनाएंगे और उससे हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब दूसरा आता है गुड डाइट एंड द गुड स्लीप। तो गुड डाइट में मैंने आपको जैसे बताया ही हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, बैलेंस डाइट हमने लेनी है जिसमें हम प्रोटीन, कार्ब, फैट्स, सारी चीजें, फाइबर्स वगैरह, मिनरल्स, विटामिन, जिसमें हमें सब कुछ अपनी डाइट के अंदर मिले, हमें अलग से कोशिश करें, हमें अलग से खाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर हमारी डाइट इतनी अच्छी होगी, गट हेल्थ इतनी अच्छी होगी, और 90% जो डिजीजेस हैं वो हमारे गट रिलेटेड और डाइट रिलेटेड इश्यूज से स्टार्ट होती हैं, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करती हैं, एक बड़ी चीज में कन्वर्ट होती हैं। तो हमें कोशिश करना, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, ये सब बाहर की चीजें अवॉइड करनी है जितना ज्यादा हो सके। ओके, उस चीजों के बारे में नॉलेज गेन करनी है और अवेयर रहना है। साथ ही साथ गुड स्लीप, 7 घंटे की नींद, मेरे हिसाब से, मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको 7 घंटे की नींद जरूरी लेनी पड़ेगी, तभी जाके हम, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है और सभी डॉक्टर्स अपनी वीडियोस में बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि हार्ट अटैक्स को कैसे अवॉइड करना है, जब तक आप सोएंगे नहीं, जब तक आप
बचेंगे नहीं। अगर आप सोचते हैं मैं मेरा काम ही 12 बजे खत्म हो रहा है, मैं तो सुबह फिर 6 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, तो उससे जो कोई फायदा नहीं। आप काम किस लिए कर रहे हैं? काम इसलिए कर रहे हैं ना कि हम एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें, एक अच्छा पैसा हो हमारे पास, एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छे से रह सके, फिट रह सके, हेल्दी रह सके, अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी खुद की बॉडी हेल्दी होगी। तो आपको देखना है कि कितना, मैं ये नहीं कह रहा 100% हो जाएगा, जितना मैक्सिममली आप हो सके एक टाइम शेड्यूल अपना फिक्स कीजिए, एक रिदम फिक्स कीजिए कि मेरे को 7 बजे तक डिनर करना है, मेरे को उसके 3 घंटे बाद कोशिश करना है मैं 10 बजे तक सो जाऊं, काम ज्यादा है नहीं मैनेज हो पा रहा 11 बजे तक सो जाऊं, कोशिश करें। लेकिन हमें साइकिल वो 7-8 घंटे की स्लीप लेनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं मेरे को फिर से सुबह 5 बजे उठना है और मैं 1 बजे सो रहा हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आना है। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 6 महीने में आएगा, साल में आएगा, उससे ज्यादा में आएगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। तो कोशिश कीजिए अपने वर्क को, अपने काम को मैनेज करने की सबसे पहले कोशिश कीजिए, ताकि अल्टीमेटली आप हेल्दी रह सके। ओके। तो अब बात आती है नो फिजिकल एक्टिविटीज। आजकल बड़ा ही कॉमन, सिर्फ फोन में गेम्स, फोन में वीडियोस, बैठे रहना है, बातें करनी है, फालतू का ज्ञान देना है बैठे बैठे, लेकिन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं। हाँ मैं मानता हूँ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए हो सकता है कोई बीमार हो गया, कुछ और इशू हो गया, या इतना ज्यादा कुछ काम है जो करना ही पड़ेगा, उसकी वजह से कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाई। लेकिन जब भी आपको मौका मिले उसको रीशेड्यूल कीजिए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। जब तक फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगी, जो हमने खाया है, जो हमने बॉडी के अंदर इंजेस्ट किया है, उसको जब तक हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू, तो वो अक्यूमुलेट होगा बॉडी में और बैड फॉर्म में ही अक्यूमुलेट होगा। कुछ भी आप कितना ही हेल्दी खा लीजिए, सपोज टू भी आप कह रहे हैं मैंने पनीर खाया है 100 ग्राम, मैं डेली पनीर खा रहा हूँ, ये तो बहुत हेल्दी है, लेकिन मैं बैठा हूँ सारा दिन, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होगा, जो उसके मेटाबोलाइट्स बनेंगे, अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा, वो सिर्फ बैड प्रोडक्ट बनेगा अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होगा, और जो उसके एंड प्रोडक्ट्स का रिजल्ट निकलेगा वो भी अच्छा निकलेगा। तो ये बड़े ही रिलेटेड है दोनों चीजें, फिजिकल एक्टिविटीज और गुड डाइट। ओके। अब बात करते हैं नो शॉर्टकट। कई बार हमें शॉर्टकट अपनाने पड़ते हैं जीवन में कि ऐसे कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, वो स्मार्ट शॉर्टकट है, दैट्स ओके। लेकिन ये शॉर्टकट कि मैं 8 महीने कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे 15 दिन में सारा काम करके देना, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं 15 दिन में सारा काम कर रहा हूँ। अरे भाई, जो आप 8 महीने में रोज 1-1 घंटा काम करके कर सकते हैं, आपको वो 15 दिन में 24-24 घंटे काम करके क्यों करना है? उससे तो आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट ही आने हैं ना। 8 महीने आपने कुछ भी काम नहीं किया, नो फिजिकल एक्टिविटी, बैठे हैं, उससे बैड इफेक्ट आए। फिर 15 दिन में आपने 12-12 20-20 घंटे काम किया, स्ट्रेस आया, उससे बैड इफेक्ट आए। तो आपके पूरे 8 महीने तो स्ट्रेस और बैड इफेक्ट्स में चले गए। उससे अच्छा है पूरे 8 महीने आप 1-1 2-2 घंटा काम कीजिए, अल्टीमेटली जो आपका टारगेट है उसको अचीव कीजिए, साथ ही साथ अपनी बॉडी को हेल्दी मेंटेन कीजिए। अगर आप खुद अवेयर होंगे, खुद करेज अपने अंदर लेके आएंगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये आप मेरी बात नोट करके रख सकते हैं। अब लास्टली मैं आपको बताना चाहूंगा रेगुलर चेकअप। ओके। आप कितने भी हेल्दी हैं, कितना भी कुछ है, अगर आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे को कोई सिम्टम्स है ना कुछ है, तो आपने क्या करना है? मैं तो बिल्कुल आराम से रहूंगा, मैं तो 50 की उम्र के बाद अपने रेगुलर चेकअप कराने स्टार्ट करूंगा, जो कि थिंकिंग बिल्कुल गलत है। आज के डेट के सिनेरियो को देखते हुए आप, ये बिल्कुल जरूरी हो गया है कि आप एटलीस्ट एनुअली अपना रेगुलर चेकअप कराएं। उसमें ईसीजी, इको वगैरह सारे ब्लड टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, हमारे विटामिन डी के सीरम लेवल्स, कैल्शियम के लेवल्स, विटामिन बी के लेवल्स, मोस्ट ऑफ द टेस्ट हैं, और भी बड़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के टेस्ट हैं, वो सब आप रेगुलर चेक कराते रहें। तो जरूर आपको पहले से अवेयर रहेंगे कि अभी मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उस हिसाब से अपने वर्क को और लाइफस्टाइल को प्लान कीजिए। ओके। तो सबसे बेनिफिशियल यही है कि आप रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। साल में 2-3 हजार रुपए खर्च होंगे, डेट्स ओके, रादर देन फिर 5 साल के बाद आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़े और साथ के साथ अपने शरीर में कुछ नुकसान भोगना पड़े। ठीक है। तो उससे अच्छा है रेगुलर आप चेकअप कराते रहें और खुद को ध्यान रखिए। सिर्फ काम में घुसे रहना, मौज मस्ती में घुसे रहना,
इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकता आज की तारीख में। ये अवॉइड करना है तो आपने ये सारे फॉर्मूलेज अपनाने ही पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं अपना सकते तो आप बिल्कुल तैयार रहिए इस चीज के लिए। ओके, ये डराने वाली बात नहीं है, पर बड़ी सीरियस आजकल के टाइम पे बड़ी कॉमन सी बात है। जब तक एक अच्छा बड़ा कॉमन सा बात है कि जब तक हम खुद पे वो चीजें हमारे एप्लीकेबल नहीं होती ना, हम उसको खुद सफर नहीं करते, तो हमें बड़ी बातें ज्ञान की लगती नहीं है अच्छी कि भाई ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मेरी बात मानने जरूर माने कि अपना ये सब फॉलो कीजिए। एक बार नुकसान होने के बाद फुल बॉडी रीसेट नहीं हो सकती। प्रिकॉशंस आर बेटर देन द क्योर। ठीक है, तो ध्यान रखें, अपने आप को नॉलेज गेन कीजिए और इन चीजों से, हार्ट अटैक ये सब चीजों से डरे बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। तो ये सब बातों में बिल्कुल मत आना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है, 50 साल 60 साल इतना ही जीना है, एज 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, अब तो बूढ़े हो गए हैं। बिल्कुल रॉन्ग ओपिनियन। अकॉर्डिंग टू मी आप 35 एज में भी अडल्ट हैं, 40 की एज में भी अडल्ट हैं। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो अब मैं कह रहा हूँ 90 100 ईयर्स कोई बड़ी बात नहीं है एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी करना। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा एक नॉर्मल तरीके से अपने जीवन को जिया जाए और एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जिया जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय बाय।